हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी रिवीजन क्लासेस मैंने चला रखी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आज हम फिज़िक्स में अपना नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ठीक है? मेहनत तो आप लोग कर रहे होंगे दिल्ली पुलिस के लिए, पेपर नज़दीक ही है, जी जान लगा दो दोस्त, ठीक है? देखते हैं साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं, क्या कहता है? साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है? क्या बोला है? साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव हो जाता है दोस्त, कम हो जाता है। आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि बताइए अगर जल में हम साबुन घोल दें तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये सब चीजें पूछ सकता है, ठीक है? तो अब आगे देखिए तो फिर क्या कह रहा है बुलबुले के बारे में का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ध्यान रखना बुलबुले का जो दाब होता है हमेशा बाहर के दाब से क्या होता है, बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है दोस्त, ठीक है? देखिए भाई, मोबाइल फोन से जहां लोगों से जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों को आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए। किसी एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको डाल दिया है। वो फिलहाल था कि मोबाइल फोन से जहां लोगों के जुड़ाव था एक के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों को तो आवागमन पे था, रेस्ट के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं। तो आप डायरेक्ट याद रख लेंगे कि मोबाइल फोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों को आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं दोस्त। अगर दोस्त नेक्स्ट बात मैं करता हूं कि एक भारहीन गुब्बारे में 400 ग्राम जल भरा है, ठीक है? कोई भारहीन गुब्बारा है, अगर उसमें 400 ग्राम क्या भरा है दोस्त, जल भरा है, तो इसका जल में भार क्या होगा? तो इसका जल में भार क्या होगा दोस्त? तो ध्यान रखना दोस्त, शून्य होगा, ठीक है? क्यों? जल में गुब्बारे का भार जो होता है भार माइनस के उत्प्लावन बल, ठीक है? उत्प्लावन बल, तो 200 माइनस के 200 बराबर 0। आगे दोस्त चलते हैं, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं होगा, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है दोस्त? ये ऑप्टिकल फाइबर गलत लिखा है, ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। तो वर्ष सन 2000 में स्टारलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में इसका निर्माण किया गया, ठीक है? अगर आपसे पूछें कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स लग रहे हैं ना आजकल, जो ये वाईफाई वगैरह जो बोलते हैं उनको, ठीक है? तो ऑप्टिकल फाइबर लगवा रहे हैं आजकल। तो इसको लाया कौन था? हम सोचते हैं वो ऑप्शन में देगा जियो, तो जियो नहीं लाया था। कौन लाई थी? कौन सी कंपनी आई थी? स्टारलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में इसका निर्माण किया गया था दोस्त, ठीक है? और क्या होता है दोस्त इसमें? सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नालियां होती हैं, ठीक है? नालियां नलिकाएं होती हैं। सिलिका से बनी पतली बेलनाकार क्या होती हैं दोस्त? नलिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले तो जो इसके अंदर होता है क्या होती है? सिलिका। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर में यूज किसका होता है? सिलिका का। और क्यों होती है, क्या फायदा है इनका? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो प्रकाश का ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती हैं के सिद्धांत पर काम करती हैं। ये विद्युत चुम्बकीय अवरोध, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती हैं, और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो क्या होता है, जो डिश केबल होते थे पहले, हालांकि अभी भी कहीं कहीं पर हैं, तो उनमें क्या होता था कि कभी कभी चैनल ना जगाए हो जाते थे, धुंधले दिखते थे। क्यों? या कट लग जाए तो पूरा केबल चेंज करना पड़ता था ना। तो उसमें क्या था, उसको कौन रोकता है? तो विद्युत चुम्बकीय अवरोध या रेडियो आवर्ती चीजें रोकती हैं सिग्नल्स को पूरी तरह से जाने से, ठीक है? और उसके लिए क्या है, उसको कम करने के लिए आपने देखा होगा उस तार के ऊपर ना एक पहले प्लास्टिक की जैसे कॉपर का तार होता था बीचों बीच, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की परत, फिर उसके ऊपर वो रेसे रेसे से, है नहीं? और फिर उसके बाद एक लोहे की वो स्टील टाइप की चादर नहीं, जाली टाइप में, फिर उसके ऊपर क्या होती थी? प्लास्टिक हो, ठीक है? अगर आज भी आप देखोगे वो वाले केबल्स वगैरह जो होते हैं, तो आज भी ऐसे ही है। क्यों? जिससे कि रेडियो आवर्ती अवरोध से मुक्त रहा जा सके, ठीक है? आगे देखते हैं मृत्तिका। मृत्तिका का बनना उदाहरण है, तो मृत्तिका का बनना क्या है दोस्त? उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान रखेंगे दोस्त, मृत्तिका है नहीं, कहाँ बनती है ये? जैसे कि आप लोग जब
गर्मियों के टाइम में अगर आप रोड पर जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आपको दिखेगा कि आगे रोड पे क्या है, पानी है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है नहीं? जैसे आप जाएँगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर आगे दिखेगा पानी है, गर्मियों के टाइम में ज़्यादा दिखता है नहीं? तो ये क्या होती है मृत्तिका। क्यों होता है ऐसा? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और कहाँ होती है मृत्तिका? रेगिस्तान में, ठीक है? कहाँ पर दिखाई देती है दोस्त? रेगिस्तान में। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि बताइए? तो आकाश जो है हमारा नीला क्यों दिखाई पड़ता है दोस्त? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या होता है दोस्त? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश हमको नीला दिखाई पड़ता है। अगर दोस्त हम बात करते हैं केशिकत्व की, किसकी बात करते हैं? केशिकत्व की अगर मैं बात करता हूं तो केशिकत्व क्या होता है? सोखते हुए स्याही को सोखना, सोखते हुए स्याही को सोखना, या भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, या लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल चढ़ना। ये क्या होता है दोस्त? ये होता है केशिकत्व। सबसे आसान, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम दीपक वगैरह पूजा वगैरह करते हैं तो दीपक लेते हैं, दिया बोलते हैं जिसको, तो उसमें बत्ती लगाते हैं नहीं? जिसको रुई की बत्ती, तो रुई के रेशे होते हैं उसमें, तो जब रखते हैं तो वो जो तेल या जो भी आपने चीज उसमें डाली है जो ऊपर सोख के ऊपर चढ़ रही है, वो किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है केशिकत्व के कारण। किसके कारण हो रहा है? केशिकत्व के कारण। और भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ने का मतलब ये है दोस्त, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि अगर किसान कभी किसी खेत की वो कर दे, क्या कर दे? सिंचाई कर दे, है नहीं? उसको क्या बोलते हैं? पलेवा बोलते हैं नहीं गाँव में, वो कर देता है। तो सपोज कीजिए कि उसको ना अभी 4 दिन बाद में अभी काम आ गया कुछ, और उसको ना अभी ये जोतना नहीं है, मतलब खेत बोना नहीं है, क्योंकि बोने से पहले अगर आप लोगों को पता हो तो क्या करी जाती है? वो सिंचाई करी जाती है नहीं? पानी भरा जाता है पहले खेत में, जिसको पलेवा बोलते हैं। तो उसको अभी बोना नहीं है तो क्या क्या करेगा? कैसे करे कि नमी बरकरार रह जाए? तो उसके केशिकत्व को तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए? केशिकत्व, बारीक-बारीक नालियाँ, ठीक है? जो जमीन से ऊपर, क्योंकि पानी जो सूरज निकलेगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्प से क्या होगा? पानी चला जाएगा और नमी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है? तो उसको कम करने के लिए ऊपर मेहड़ा कहते हैं, मेहड़ा मेहड़ा फेर देते हैं, ठीक है? बात समझ में आई नहीं? तो वो भी केशिकत्व का है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसान जो है खेत में नमी को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं? तो भाई उसके ऊपर ना कुछ ऐसा चीजें, या फिर मेहड़ी टाइप में कुछ चला देंगे, या उसको ऊपर से हल्का-हल्का जोत देंगे जिससे कि केशिकत्व टूट जाए, ठीक है? केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वह उतनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। ये भी बात पॉइंट की भाई, कि जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो वह उतनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। आगे देखते हैं दोस्त, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है बेटा? हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके नियम पर आधारित होती है भाई? तो पास्कल के नियम पर आधारित होती है, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके नियम पर आधारित होती है? तो पास्कल के नियम पर आधारित होती है। अगर दोस्त मैं आगे बात करता हूं तो वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना, ठीक है, कितने एग्जाम पूछा गया है? वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना, यह बताता है मौसम तूफानी होगा। अगर अचानक से गिरावट आ जाए क्या होगा? मौसम तूफानी। अगर चढ़ जाए तो मौसम साफ होगा, धीरे धीरे गिरे तो बारिश होगी। देखो, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट का संकेत वर्षा की संभावना, क्रम से क्रमागत गिरावट, धीरे धीरे अगर बैरोमीटर में क्या हो रहा है दोस्त? गिरावट आ रही है तो वर्षा की संख्या। अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक चढ़ाव, अगर एकदम क्रमिक चढ़ाव चल रहा हो तो क्या है दोस्त? साफ मौसम होगा। आगे देखते हैं दोस्त, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु, देखो दोस्त, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो डूबने पर वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। अच्छा भैया, बिल्कुल सही बात है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो वह जो कमी आएगी उसके वस्तु के भार में, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर कमी होती है, ठीक है दोस्त? तो देखिए, अगर भार
देखो W क्या है, वस्तु का भार, और W1 क्या, उत्प्लावन बल, जो पानी उत्प्लावन ऊपर को बल लगा रहा है। ठीक है, यदि भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है, समझना मेरी बात, यदि भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है तो वस्तु क्या हो जाएगी दोस्त, डूब जाएगी। जैसे कम पानी में आप देख रहे हो कि भार ज्यादा डाल दोगे तो वस्तु डूब जाएगी। अगर भार उत्प्लावन बल के बराबर है, इतना ही नीचे से उत्प्लावन बल लग रहा है पानी के द्वारा, और इतना ही क्या तुम्हारा भार का वजन है, तो वस्तु तैरेगी डूबती हुई, मतलब आंशिक, मतलब डूब जाएगी और तैरती रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर भार कम है और उत्प्लावन बल ज्यादा है तो वस्तु पानी की सतह पर तैरेगी। कहां पर तैरेगी, वस्तु पानी की सतह पर। दोस्त पूछ लेगा कि वस्तु पानी की सतह पर तैरेगी, इसका और इसमें देगा ये तीनों चारों ऑप्शन कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रूल फॉलो करेगी, तो ये आपको बताना होता है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत व प्लावन के नियम। आर्किमिडीज के सिद्धांत व प्लावन के नियम। दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है, लोहे का जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों, क्यों भैया, क्योंकि आर्किमिडीज का ये प्लावन का नियम है नहीं, क्योंकि सरफेस जो पृष्ठ तनाव, यानी पृष्ठ तनाव भी है, कितना उत्प्लावन बल है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है जिस वस्तु को हम पानी में उतार रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आर्किमिडीज सिद्धांत प्लावन का नियम क्या है, दैनिक जीवन में क्या है, लोहे का जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। किसके सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनडुब्बी एवं जीवन रक्षा पेटी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, पनडुब्बी एवं जीवन रक्षक पेटी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसके काम पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत के काम पर। आगे दोस्त बात करते हैं, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों, क्योंकि भैया तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसीलिए तेल जल पर तैर जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, मैंने अभी बताया था पीछे, वायुमंडलीय दाब से हमेशा अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्योंकि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि दोस्त, क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। जल में क्या होता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंस, है नी। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकल जाती है, क्यों, क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना भी आप ऊंचाई पर जाएंगे, इतने वायुमंडल दाब में, जो वायु दाब में क्या हो जाएगी दोस्त, कमी हो जाएगी। ठीक है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइस वर्ग का जितना भाग, आइस वर्ग मतलब बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइस वर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, वह भाग है कितना, 1/9। कितना है दोस्त, 1/9। एक सेकंड रुको दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। तो समुद्र किसमें प्लावन करते हुए आइस वर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, वह भाग है 1/9। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से कहां घुसता है दोस्त, सागर में घुसता है, तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, कुछ ऊपर उठ जाता है। ध्यान रखना, लोहे का गोला पारद मरकरी पर तैरता है, अगर लोहे का गोला मरकरी पर डालेंगे तो तैरेगा, किंतु पानी में डूब जाता है। क्यों, ऐसा क्यों है, पारे का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। तो पारे का क्या, आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार देखिए, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है, एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। जब कोई आदर्श द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊंचाई अर्थात दाब, उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। जैसे कि दैनिक जीवन के उदाहरण, आंधी में छप्पर टीन का उड़ जाना, किस पे, बर्नौली के। किस पे भैया, देखो ध्यान रखना, बर्नौली सिद्धांत के अनुसार है, प्लेटफॉर्म पर खड़े होने से तेजी से रेलगाड़ी आने पर हमें गाड़ी की ओर गिर जाने का खतरा जो होता है, किसके अनुसार, बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्त।
एक सेकंड रुकेंगे, फिजिक्स चल रहा है ना ये हमारा, ये तो हो गया। हाँ देखिए दोस्त, देखो भैया कुछ क्वेश्चन ये है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? कानपुर में है। ठीक है, ये है नहीं, ये पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया। श्रव्य ध्वनि तरंगे, तरंग आवर्ती रेंज मैंने कल बताया था आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य आसानी से पता लगा सकता है। स्वर रज्जु द्वारा निर्मित ध्वनि, स्वर रज्जु द्वारा निर्मित ध्वनि को आसानी से पता लगा सकता है दोस्त। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे किन्हें कहते हैं? तरंग आवर्ती 20 हर्ट्ज से कम, तरंग आवर्ती जिसकी 20 हर्ट्ज से कम होगी, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य पता नहीं लगा सकता भाई। ठीक है, मनुष्य पता नहीं लगा सकता, उन्हें कहते हैं अपश्रव्य तरंगे, 20 हर्ट्ज से कम। ध्यान रखेंगे, कौन पता लगा सकता है? हाथी को पता पड़ जाता है भाई भूकंप में, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र की लहरें, ठीक है, मौसम ली तरंगे, हिमस्खलन, जलप्रपात, उल्कापिंड और तड़ित, ये सब कैसी तरंगे निकालते हैं? ये अपश्रव्य तरंगे निकालती हैं दोस्त, ध्यान रखना। हाथी हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, समुद्र की लहरें हो गई, मौसम हो गया, ली तरंगे हो गई, हिमस्खलन हो गया, जलप्रपात हो गया, उल्कापिंड हो गया और तड़ित हो गया। अगर हम बात करते हैं दोस्त किसकी? पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ये 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज नहीं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, कितनी दोस्त? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे। जैसे कि अल्ट्रासाउंड तरंगे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड तरंगे। मनुष्य इनका पता नहीं लगा सकता दोस्त। कुत्ते की सीटी, डॉल्फिन, चमगादड़, शिशुमार, ये चूहे, ये भाई ये सभी कैसी तरंगे निकालते हैं? ये निकालते हैं पराश्रव्य तरंगे। कौन निकालते हैं? ये पराश्रव्य तरंगे। वाहन के पश्च दर्पण बनता है, वाहन का पश्च दर्पण मतलब आपके जो साइड मिरर होता है उसमें कैसा चित्र बनता है? छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और जो पीछे वाला जो दर्पण होता है उसमें लेंस कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, लेंस नहीं, जो दर्पण होता है, ठीक है, मिरर होता है, कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है दोस्त। उत्तल दर्पण के उपयोग देख लीजिए, इमारतों की, दुकानों, स्कूलों, अस्पतालों के हॉलवे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कहीं आप मॉल वगैरह में गए हो, अब तो ख्याल सीसीटीवी कैमरे हैं, बाकी अगर किसी की बड़ी दुकान है तो वो ना एक उत्तल दर्पण का क्या लगा देगा, वो गोल लगा देगा और बैठा हुआ ही दिखता रहेगा, बैठा हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कि कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। समझ में आया नहीं आया? तो इमारतों की, दुकानों, स्कूलों, अस्पतालों के हॉलों में। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल पर पड़ने वाले प्रकाश को एक केंद्र बिंदु पर परावर्तित करता है। अवतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को एक केंद्र बिंदु पर परावर्तित करता है और इस प्रकार परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है। उपयोग कहां करते हैं? जैसे वाहनों की हेडलाइट में, हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। शेविंग मिरर, जो शेविंग करते हैं ना, आप देखते हैं जो शेविंग कराने जाते होंगे बार्बर के, नाई के यहाँ, तो वहां बड़ा एकदम ऐसा लगता है, मोटा मोटा लगता है, एकदम बड़े सुंदर से लगते हैं, नहीं कि हम इतने मोटे हैं क्या, तो वो इसीलिए अवतल दर्पण है वहां पे। शेविंग मिरर, खगोलीय दूरबीन और सौर भट्टियों में दोस्त किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का। वायु डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अनुचुंबकीय पदार्थ का। वायु किसका उदाहरण है दोस्त? अनुचुंबकीय पदार्थ का। यदि एक तांबे का तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से गतिमान है, यदि एक तांबे का तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से गतिमान है, तो प्रेरित धारा की दिशा को डैश से ज्ञात की जा सकती है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। दोस्त कितने जगह पूछा गया है, ठीक है, याद करेंगे, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। जल में ध्वनि की गति, वायु में ध्वनि की गति डैश होती है से अधिक, तो जल में जो होगी ध्वनि की गति, वायु में वायु की गति से क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है भैया, देखिए, जब किसी विद्युत धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। यह किसका कार्य सिद्धांत है? तो भाई मोटर का, ठीक है, मोटर
आपने देखा होगा जो मोटर होती है ऊपर क्या होती है, कोयल बंधी हुई होती है और बीच में क्या जो घूमता है वो लाइट, जब लाइट फ्लो करते हैं तो मैग्नेट उत्पन्न होती है, ठीक है। तो मोटर का, विद्युत मोटर का कार्य पूर्णतः फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। तो विद्युत मोटर का कार्य किसके रूल पर है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। मापन, मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का अर्थ है। मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का अर्थ क्या है? सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। मैं आपको कल बता चुका हूं, ठीक है। बल और कार्य को इकाइयां, बल और कार्य की इकाइयां एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस प्रणाली के विपरीत डाइन और अर्ग है। क्या है दोस्त? डाइन और अर्ग। बल की है डाइन और कार्य की है अर्ग। एमकेएस प्रणाली का को एसआई प्रणाली भी कहा जाता है। एमकेएस प्रणाली क्या कहते हैं? एसआई प्रणाली। कोई वस्तु स्थिर है, उस पर लगने वाला बल होगा भार। अगर कोई वस्तु स्थिर है और उस पर अगर तुम बल लगा रहे हो तो उसको क्या होगा? वो भार होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य डैश के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य डैश के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है दोस्त? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? ए बराबर वी माइनस के यू अपॉन टी। ए बराबर वी माइनस के यू अपॉन टी। त्वरण, त्वरण की एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है भाई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गति के समीकरण आपको पता होगा, v बराबर u प्लस at। ये किसको नहीं पता है? हर किसी को पता है। तो v क्या होता है दोस्त? v होता है अंतिम वेग, u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, a क्या होता है? गतिशील पिंड का त्वरण, और t बराबर क्या होता है? गतिशील पिंड द्वारा लिया गया समय। ये मैंने एक तो डिटेल से बता रखा है। पिंड का विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? देखो दूरी, एक तो होती है दूरी, किसी पिंड द्वारा चली गई सबसे मतलब सॉरी, किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी, जैसे दूरी गए, हम यहां से गए, यहां से गए, यहां 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 गए, तो ये टोटल जो चली गई है ये तो है दूरी। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचा है, ये जो शॉर्टेस्ट दूरी है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, छोटी जो डिस्टेंस है, सबसे छोटी डिस्टेंस, वो होता है विस्थापन। तो पिंड का विस्थापन क्या होता है? v इंटू टी। विद्युत चालकता, देखिए भाई, विद्युत चालकता सब में किस में होती है? ये वो क्वेश्चन पूछा जाता है। चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होती है, चांदी के बाद तांबे में, और तांबे के बाद सोने में, और सोने के बाद दोस्त एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद लोहे में। तो चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत चालकता, उसके बाद तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो एक वस्तु होनी चाहिए, लेंस। क्या होनी चाहिए? लेंस। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि लेंस की शक्ति को किस में व्यक्त किया जाता है? डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्त? डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कोई बात नहीं। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता को इसके माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों की अभिसारित, समझेंगे, लेंस की क्षमता को इसके माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों की अभिसारित या अपसारित करने की, अभिसारित या अपसारित करने की इसकी क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। एक सेकंड में इसको देख लूं, हाँ चल तो रहा है। अपसारित करने की इसकी क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। एक डायोप्टर को 1 मीटर फोकस दूरी वाले, एक डायोप्टर को 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्त। उत्तल लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर किसी को ये, चलो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में बात आएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा इसको। बात ध्यान रखेंगे ना, बस ये ध्यान रखेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की धनात्मक, मतलब पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच, किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, बनने वाला प्रतिबिंब डैश होगा। तो कैसा होगा भाई? अगर किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच एक बिंदु पर
अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा दोस्त, उल्टा होगा और कैसा होगा भैया, बड़ा होगा, बड़ी नहीं बड़ा होगा। प्रतिबिंब की स्थिति केंद्र के आगे होगी, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति केंद्र के आगे होगी। मूल एसआई इकाई कितनी होती है दोस्त, 7 होती है, ये पूछा गया है दोस्त, ठीक है, कितने एग्जाम पूछा गया कि मूल एसआई इकाइयां कितनी होती है, 7 इकाइयां होती है। कौन कौन सी, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडेला। आपको 3 इसमें दे देगा, एक अलग दे देगा, पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है, तो आप अगर को याद नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अधिकतम आवृत्ति होती है गामा किरणों की, ध्यान रखना भाई, आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, ठीक है। जैसे देखिए गामा किरणों की जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, अधिकतम होती है। उसके बाद एक्स किरणों की उससे कम होती है, उससे कम अल्ट्रावेव की, उससे कम इंफ्रावेव की, उससे कम माइक्रोवेव की, उससे कम रेडियो वेव की। बात समझ में आई नहीं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की अधिकतम आवृत्ति होती है, किसकी अधिकतम आवृत्ति होती है, गामा किरणों की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब आप इधर को जाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ती जाएगी, आप इधर को जाएंगे तो इनका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ हमेशा अपोजिट होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तरंग दैर्घ्य मतलब होता है आवृत्ति का विपरीत होता है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र डायनामो प्रभाव के कारण होता है, किसके कारण होता है, डायनामो प्रभाव के कारण। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना भाई, एसी को डीसी में, ठीक है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है, तो इसका दिष्टकारी, क्या कहा जाता है, दिष्टकारी। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा उपकरण है, एक उपकरण है जो कि एक प्रत्यावर्ती धारा के, जो कि एक प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बदल सकता है, किसको बदल सकता है, वोल्टेज को बदल सकता है। आपने स्टेबलाइजर घर में यूज किया होगा तो वोल्टेज कम बढ़ती करने के लिए उसमें यूज करते हैं, ठीक है। प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली क्या है, उच्च वोल्टेज के आंतरायिक, उच्च वोल्टेज के आंतरायिक स्रोत के उत्पादन के लिए एक विद्युत उपकरण है प्रेरणक कुंडली। डायनोमो क्या है दोस्त, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है डायनोमो। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से साइकिल पे लगा देते हैं, छोटी सी लाइट लगा लेते हैं और उधर टायर में जो वहां पे चलता है रिम, तो रिम पे लगा देते हैं, तो डायनोमो का ही काम करता है, ठीक है। वो थोड़ी थोड़ी एकदम लाइट देता है, जितनी साइकिल तेज चलाएंगे उतना तेज चलती है, उतना ही तेज बल्ब जलता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है, तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। F बराबर क्या है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण बल, G बराबर क्या, गुरुत्व स्थिरांक, M बराबर क्या, पहले कण का द्रव्यमान, छोटा m दूसरे कण का द्रव्यमान, R बराबर उनके बीच की दूरी, क्योंकि हर वस्तु अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ठीक है, हर एक चीज वस्तु अपने तरफ हर चीज को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो दो वस्तुओं के बीच अगर हम निकाल रहे हैं तो m पहले कण का द्रव्यमान, 2m दूसरे कण का द्रव्यमान, और उनके बीच की दूरी हो जाएगी। इसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। और क्या होता है ये भाई, ये F बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप देखिए G का मान कितना होता है दोस्त, G का मान है 6.67 गुणा 10 की पावर 11, 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 है भैया, तो 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, 10 की पावर माइनस के 11 नैनोमीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, नैनोमीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो G का मान होता है, G का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या गहराई में 7 घटता है। तो अगर आप पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, तो G का मान क्या होता है, घटता है। G ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ध्रुवों पर अधिक होता है, लेकिन G ध्रुवों पर अधिक होता है, अधिकतम होता है, यह अंटार्कटिका के शिविर में अधिकतम होगा, क्योंकि अंटार्कटिका कहाँ है, ध्रुव पर है, इसलिए ज्यादा होगा। G भूमध्य रेखा पर क्या होता है भाई,
जीरो इक्वेटर लाइन पे भाई सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। जी पृथ्वी के घूर्णन के कारण घटता है। तो जी का वैल्यू कब घटती है? तो क्यों घटती है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी की कोणीय चाल बढ़ाने पर जी घटता है और पृथ्वी की कोणीय चाल घटने पर जी बढ़ता है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर, अगर साबुन के बुलबुले को हम आवेशित कर दें तो उसका आकार क्या हो जाएगा दोस्त? बढ़ जाएगा। ऊष्मा गति के नियम, शून्य नियम, शून्यवा नियम, तापमान की अवधारणा। पहला नियम क्या? आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा। दूसरा नियम क्या? एंट्रापी, एंट्रापी ऊष्मा के प्रवाह की अवधारणा। अगर हम जड़त्व की बात करते हैं, जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन। जड़त्व का नियम क्या है? किसने दिया था दोस्त? आइजैक न्यूटन, मतलब न्यूटन ने दिया था जड़त्व का नियम। पहले जड़ता का नियम गैलीलियो ने दिया था, न्यूटन ने नहीं। ध्यान रखना, सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, न्यूटन ने नहीं। लेकिन गैलीलियो की खोज प्रमुख रूप से सौर मंडल पर आधारित है, इसीलिए इस अगला श्रेय किसको जाता है? न्यूटन को जाता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम विकसित किए। ग्रेविटी की खोज की न्यूटन ने ही, और किसकी खोज की थी? ग्रेविटी की, जो गुरुत्वाकर्षण बल की, तो न्यूटन ने। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के सूत्र दिए, तो डाल्टन ने किसके दिए? परमाणु सिद्धांत के। न्यूटन ने किसके दिए? बताइए, गुरुत्वाकर्षण के। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया है। और हॉकिंग्स ने ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन किया है। हॉकिंग्स ने क्या किया दोस्त? हॉकिंग्स ने ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन किया है। किरचॉफ के नियम विद्युत परिपथ से संबंधित है। किरचॉफ के नियम किससे संबंधित है? विद्युत परिपथ से संबंधित है दोस्त। ठीक है दोस्त, आज के लिए फिजिक्स में इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मेहनत कर लो कैडी करके, बढ़िया करके। ठीक है, लास्ट टाइम आप लोगों का रिवीजन के लिए जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा आपको डाटा देने के लिए। आप देख लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।